बेवफा निकला बॉयफ्रेंड तो कर दिए टुकड़े। 22 साल से केरल की लेडी डॉक्टर को तलाश रही 2 देशों की पुलिस। उसने शादीशुदा प्रेमी के लिए पति, बच्चों और यहाँ तक के देश को भी छोड़ दिया, लेकिन बदले में उसे मिला तो सिर्फ धोखा। इसी धोखे ने केरल की महिला डॉक्टर को बना दिया भारत की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। कौन थी वो महिला डॉक्टर और क्या था ये पूरा मामला, चलिए जानते हैं 1996 की उस दिल दहला देने वाली वारदात को जिसने पूरी देश को हिला कर रख दिया था। है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DDF डार्क डीड्स फाइल्स। अगर आप क्राइम की कहानियों में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि क्राइम की कहानियां हमें ज़रूर कुछ सिखा जाती है, तो कंसिडर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस केस। कहानी है केरल के कन्नूर शहर की। यहाँ ओमाना एडाडन नामक लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी। बचपन से ही वो पढ़ाई में काफ़ी होशियार थी। परिवार में भी सभी पढ़े लिखे थे और अच्छी पोस्ट पर नौकरी करते थे। ओमाना का सपना था कि वो बड़ी होकर डॉक्टर बने। हुआ भी कुछ ऐसा ही। ओमाना का यह सपना सच हो गया और वो आंखों की डॉक्टर बन गई। बेटी के डॉक्टर बनते ही घर वालों ने उसकी शादी डॉक्टर राधा कृष्णन से करवा दी, जो कि बच्चों के डॉक्टर थे। शादी के बाद दोनों ने अपना एक क्लिनिक खोल दिया और वो क्लिनिक अच्छा खासा चल भी गया। आगे चलकर दंपति के 2 बच्चे हुए। परिवार हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बिता रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि इस परिवार की ज़िंदगी ही बदल गई। दरअसल डॉक्टर दंपति के पास अब काफ़ी पैसा आ गया था, तो सोचा कि उनका घर काफ़ी पुराना हो गया है, क्यों ना इसे रेनोवेट करवाया जाए। डॉक्टर राधा कृष्णन ने इसके लिए एक कारीगर ढूंढने लगे। कन्नूर ज़िले में ही उनकी एक ठेकेदार से मुलाकात हुई, जो कि घरों को रेनोवेट करवाने का काम करता था। उसका नाम था P मुरलीधरन। उसे घर में बुलाया गया और काम शुरू किया गया। बच्चे छोटे थे और घर भी ऐसे अकेले छोड़ना सही नहीं था, इसलिए डॉक्टर ओमाना रिनोवेशन के समय घर में ही रहने लगी। वो सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए क्लिनिक जाती थी। इस दौरान ओमाना और मुरलीधरन के बीच दोस्ती हो गई। दोनों घंटों तक एक दूसरे से बात करते। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में भी बदल गई। मुरलीधरन भी शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे भी थे। बावजूद इसके वो ओमाना के साथ अफेयर चलाता रहा। रेनोवेशन का काम खत्म हो गया, फिर भी वह रोज़ ओमाना के घर आने जाने लगा। जब इस बात की भनक डॉक्टर राधा कृष्णन को लगी, तो उन्होंने बच्चों की खातिर ओमाना को समझाया। कहा कि जो भी तुम कर रही हो उसे यहीं ख़त्म कर दो। हमारे 2 बच्चे हैं और इसका असर उन पर भी पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि मुरलीधरन का भी अपना परिवार है। तुम दोनों के इस रिश्ते के कारण 2 घर बर्बाद हो रहे हैं। पति के समझाने के बावजूद ओमाना नहीं मानी, क्योंकि वह मुरलीधरन के प्यार में पागल हो चुकी थी। उसे बस मुरलीधरन ही चाहिए था। परिवार से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नतीजा ये निकला कि उसने मुरलीधरन के लिए अपने ही पति से तलाक ले लिया। दोनों बच्चों को भी पति के पास छोड़कर अलग रहने लगी। अब मुरलीधरन और ओमाना खुलकर घूमते फिरते और साथ में ही रहते। ओमाना ने अपने लिए नया क्लिनिक भी खोल लिया, लेकिन धीरे धीरे उसे लगने लगा कि समाज के लोग अब उसे वो इज्जत नहीं देते हैं जो कि पहले देते थे। दरअसल उसके तलाक और अफेयर का पता लगभग सभी लोगों को लग चुका था। लोग उसके क्लिनिक में भी ना के बराबर जाते थे। ओमाना ने फिर मुरलीधरन को शादी के लिए पूछा। मुरलीधरन काफ़ी चालाक इंसान था। वो सिर्फ ओमाना से टाइम पास कर रहा था। वो उससे शादी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उससे कहा कि इन चीज़ों के लिए उसे थोड़ा वक्त चाहिए। दरअसल मुरली के लिए ओमाना सिर्फ पैसा कमाने का जरिया था। वो जब चाहे उससे पैसे मांगता रहता और प्यार में पागल ओमाना भी बिना किसी सवाल के उसे पैसे दे दिया करती। जब ओमाना का क्लिनिक बिल्कुल ही बंद हो गया, तो उसने सोचा कि वो भारत देश ही छोड़ दे और कहीं किसी और देश में जाकर अपना क्लिनिक खोले। फिर ओमाना इंडिया छोड़कर मलेशिया चली गई। उसने वहाँ अपना एक क्लिनिक शुरू किया, जो कि किस्मत से चल पड़ा। फिर वो वहीं सेटल हो गई, लेकिन अब भी वो मुरली के कांटेक्ट में थी। वो वहाँ से भी उसे पैसे भेजती थी। एक दिन उसने मुरली को फ़ोन करके मलेशिया बुलाया और कहा कि वे दोनों यहाँ शादी कर लेंगे, फिर यहाँ पति पत्नी की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे, किसी को शक ना हो, इसलिए हम अपना नाम और पहचान बदलकर शादी करेंगे। मुरली भी मान गया। पहले ओमाना इंडिया आई, फिर यहाँ दोनों ने किसी जान पहचान के शख्स से नकली पहचान पत्र और पासपोर्ट बनवाया। ओमाना ने अपना नाम रखा अमीना भिंडे अरबुदुल्ला, साथ ही मुरली का भी नाम बदलवा दिया। फिर दोनों मलेशिया आ गए। यहाँ दोनों साथ रहने लगे, लेकिन मुरली को तो बस पैसा चाहिए था, इसलिए पैसों को लेकर दोनों में अब अनबन शुरू हो गई। एक दिन मुरली ने गुस्से में कहा कि मैं भारत वापस जा रहा हूँ, और वो वापस भी आ गया। लेकिन अब यहाँ उसका काम रुक चुका था। पैसों की तंगी होने लगी थी, इसलिए एक दिन मुरली ने ओमाना को फ़ोन करके कहा कि वो उसे पैसे भेजे। ओमाना ने इनकार किया तो मुरली उसे ब्लैकमेल करने लगा
उसने कहा कि अगर वो उसे पैसे नहीं देगी तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगी, फिर उसे जेल हो जाएगी। ओमाना यह सुनते ही काफ़ी दुखी हो गई। वो जितना प्यार मुरली को करती थी, अब उससे कहीं ज़्यादा नफरत वो उससे करने लगी, क्योंकि मुरली के लिए उसने अपने पति, बच्चे और यहाँ तक कि अपने देश तक छोड़ दिया था। और अब वह मुरली उसे ब्लैकमेल कर रहा था। उसे समझ आ गया कि मुरली को उससे कभी प्यार था ही नहीं, वो सिर्फ पैसों के लिए उसके साथ रहता था। यहीं से शुरुआत हुई क्राइम की कहानी। साल था 1996। ओमाना ने अपने क्लिनिक से 7 जुलाई से लेकर 14 जुलाई 1996 तक की छुट्टी ली। 7 जुलाई को ओमाना तिरुवनंतपुरम पहुंची। एयरपोर्ट से वो सीधे अपने भाई के घर पहुंची। वहां उसने अपने सारे कीमती जेवर और 2 ट्रॉली बैग रख दिए। फिर काम का बहाना लगाकर वो वहां से निकलकर ऊटी पहुंची। ऊटी में उसने एक होटल का कमरा किराए पर लिया, वो भी फर्जी नाम और पता बताकर। 8 जुलाई 1996 को डॉक्टर ओमाना बाजार गई और कुछ सामान खरीदा, जैसे पॉलीथीन के कुछ बंडल और 2 सूटकेस। खरीदारी के बाद उसने दूसरा होटल बुक किया, वो भी 3 दिन के लिए। फिर उसने वहाँ मुरली को बुलाया, कहा कि बिना किसी को बताए आना, मेरे साथ 2-3 दिन रहना है, फिर पैसे लेकर चले जाना। मुरली भी मान गया। 9 जुलाई को मुरली भी ऊटी पहुँच गया। पहली रात दोनों ने साथ बिताई। फिर 10 जुलाई को दोनों होटल से कहीं घूमने के लिए निकले। बता दें, ओमाना ने एक रेलवे रिटायरिंग रूम भी बुक करवाया था। वहाँ दोनों ने उन 2 सूटकेस को रखा। इसके बाद दोनों एक बार में गए। ओमाना ने मुरली को वहाँ खूब शराब पिलवाई। जब दोनों वापस रेलवे रिटायरिंग रूम पहुँचे तो मुरली काफ़ी ज़्यादा नशे की हालत में था। ओमाना ने तब उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए मलेशिया से एक गिफ्ट लाई हूँ। उसने एक दवा की बोतल दिखा के कहा कि यह एक खास दवा है, इसे शरीर में इंजेक्ट करने से मर्दानी ताकत 4 गुना बढ़ जाती है। मुरली यह सुनते ही खुश हो गया। फिर ओमाना ने उस दवा को इंजेक्शन में भर कर उसे मुरली को लगा दिया। दवा के प्रभाव से मुरली बेहोश हो गया और थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो गई। दरअसल वो कोई दवा नहीं थी बल्कि जहर था। फिर ओमाना ने मुरली की लाश को बाथरूम में ले जाकर कई टुकड़ों में काट दिया। मांस के कुछ टुकड़ों को तो उसने टॉयलेट में फ्लश कर दिया, लेकिन बची हुई हड्डियां और मांस को अब उसे ठिकाने लगाना था। फिर उन हड्डियों और मांस के टुकड़ों को उसने पॉलीथीन में डालना शुरू कर दिया। फिर उन सभी पॉलीथीन को उसने दोनों सूटकेस में डाल दिया। 11 जुलाई को उसे रेलवे रिटायरिंग रूम को खाली करना था। उसने रूम को अच्छे से धोया और सूटकेस में खूब सारा परफ्यूम छिड़क दिया ताकि उससे दुर्गंध ना आ सके। फिर उसने टैक्सी बुलाई और उस होटल में पहुंची जहां उसने पहले से ही कमरा ले रखा था। 12 जुलाई को उसे ये वाला कमरा भी खाली करना था, लेकिन उससे पहले उसे लाश को भी ठिकाने लगाना था। फिर उसे आइडिया आया कि क्यों ना इन सूटकेस को कोडाई कनाल के सुसाइड पॉइंट से नीचे फेंक दिया जाए। वहाँ इतने लोग सुसाइड करते हैं कि किसी को शक भी नहीं होगा। फिर ओमाना टैक्सी करके कोयम्बटूर पहुंची। यहाँ उसने एक होटल बुक करवाया। फिर सूटकेस को टैक्सी में ले जाकर कोडाई कनाल के सुसाइड पॉइंट की तरफ जाने लगी। रास्ते में सूटकेस से गंध आने लगी तो ड्राइवर राजा ने उससे सवाल करना शुरू कर दिए। ओमाना ने सोचा कि क्यों ना पैसे देकर ड्राइवर को भी इस प्लान में शामिल कर लिया जाए। उसने ड्राइवर को पैसों का लालच दिया और कहा कि अगर वो उसकी मदद करेगा तो बदले में उसे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। पहले तो ड्राइवर डर गया, फिर उसने सोचा कि यह महिला काफ़ी खूंखार है, अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो क्या पता वो उसे भी मार डाले, इसलिए वह उसकी बात मान गया। इस तरह वह भी प्लान में शामिल हो गया। ओमाना अब निश्चिंत थी कि अब वो आसानी से लाश को ठिकाने लगा सकेगी। काफ़ी थका होने के कारण उसे गाड़ी में ही नींद आ गई। थोड़ी देर बाद एक जगह गाड़ी रुकी। जल्दी से ड्राइवर गाड़ी से उतरा और चिल्लाने लगा कि इस गाड़ी में लाश है। उसकी आवाज़ से ओमाना की भी नींद टूट गई। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसके होश उड़ गए। गाड़ी पुलिस स्टेशन के बाहर थी। पुलिस वालों ने तुरंत महिला को गिरफ्तार किया और उन ट्रॉली बैग्स को भी कब्जे में ले लिया। सख्ती से पूछताछ में ओमाना ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। कोर्ट में ओमाना को पेश किया गया। केस चलता गया। साल 2001 में ओमाना ने बेल के लिए अप्लाई किया। कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी, लेकिन उसके बाद से ओमाना फरार हो गई। 2009 में ओमाना ने एक बार अपने बेटे को फ़ोन किया था और बताया था कि वो मलेशिया में है। भारत और मलेशिया दोनों देशों की पुलिस ने उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसे फिर भारत की मोस्ट वांटेड क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। फिर अक्टूबर 2017 में खबर आई कि मलेशिया में एक महिला ने बिल्डिंग के छत से कूदकर आत्महत्या कर ली है। पता चला कि महिला केरल की रहने वाली थी। केरल पुलिस को इसकी सूचना दी गई तो यह खबर अखबारों में भी छपी। लोगों की लगा कि शायद यह ओमाना ही है, लेकिन तभी एक महिला ने दावा किया कि मरने वाली महिला उसकी बहन थी।
ना कि ओमाना। DNA टेस्ट करवाया गया तो इस बात की पुष्टि भी हो गई कि वो लाश उस महिला की बहन की ही थी, लेकिन आज भी यह पता नहीं लग पाया कि आखिर ओमाना कहाँ है। कहने का मतलब है कि ओमाना अभी बिल्कुल फरार है। वैसे दोस्तों, ओमाना को क्या सज़ा मिलनी चाहिए आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।